आज फिर एक कहानी निशा की ज़बानी। मैं निशा भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। हाँ, मैं कहानियां सुनाती हूँ। आज की कहानी जिंदगी इत्तेफाक है। सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं बेचैन अनमना सा टहलता हुआ पार्क की तरफ निकल आया ताकि बच्चों को लगे कि अब खुद को संभाल पा रहा हूँ। मैं जिंदगी को अपने ढर्रे पर लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि बिल्कुल नहीं संभल पा रहा मैं। मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी मुझे ऐसे अचानक हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर इस जहां से चली गई। उसके बिना जीने की कल्पना तो कर ही नहीं सकता मैं। जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता हूँ, बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती है। जानता हूं कि जीवन भर कोई साथ नहीं निभाता। पति पत्नी एक साथ तो दुनिया से विदा नहीं हो सकते। जाना तो आगे पीछे ही होगा ना। लेकिन ऐसे अचानक क्यों छोड़कर चली गई वो? पार्क में उसी बेंच पर आकर बैठ गया मैं, जहां हम दोनों रोज साथ साथ बैठा करते थे। आज भी सब कुछ रोज जैसा ही है, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ खालीपन। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये बच्चे भी मेरी वजह से बड़े चुप चुप से रहते हैं। समझ ही नहीं पाता कैसे क्या बात करूं मैं इनसे। सारे रिश्तेदार आकर चले गए। कल रात बिटिया आयुषी भी चली गई। अगले हफ्ते आएगी फिर से। और आर्यन और निमिषा को भी तो जाना होगा ना। जैसे नींद से जागा मैं। निमिषा बेटा, तुम लोगों का कब तक वापस आने का प्रोग्राम है? हिम्मत बटोर कर पूछ रहा था मैं अपनी बहू से। अब तो तुम्हारी और राजन की लीव भी खत्म होने वाली होंगी। घबराहट से पसीने की बूंदें छलक आई माथे पर। अच्छी तरह जानता हूँ उनका जवाब। परसों या नेक्स्ट वीक। निमिषा अपनी जगह से उठकर मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई। हम लोग नहीं जा रहे पापा, यहीं रहेंगे आपके पास हमेशा। सच? लेकिन तुम्हारी जॉब, आर्यन की जॉब, दिल्ली वाला घर, इतना बड़ा फैसला अचानक? तभी नन्ही मायरा को गोद में लिए आर्यन भी वहीं लौट में आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं पापा, हमने कंपनी को रिजाइन पेपर डाल दिए हैं। और घर तो घर वालों की खुशियों से सस्ता है ना पापा। अमायरा निमिषा की गोद में जाने को मचल उठी, लेकिन निमिषा ने अमायरा को दादा की गोद में थमा दिया और कहने लगी, पापा आप यहाँ अकेले रहेंगे तो हम और खुश रह पाएंगे क्या? और फिर हमें तो यहीं आना था ना। अभी ना आते तो कुछ समय बाद आते। अमायरा को गले से लटाकर रो पड़ा मैं। आर्यन ने बाहों में समेट लिया अपने पापा को। पिछले 22 दिनों से छिप छिप कर एकांत में आंसू बहाता मैं आज फूट फूट कर रोया था। ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले माँ के जाने के बाद रोया था, उसके कंधे पर सर रखकर। अब काफी हल्का महसूस करने लगा हूँ। अमायरा के साथ खेलता हूँ, बच्चों से बातें भी करता हूँ, लेकिन नजरें सिर्फ उसी को तलाशती रहती हैं। 1.5 महीने बाद आज ऑफिस भी आया था, वर्कशॉप को राउंड भी लगाया, लेकिन उसके चले जाने से पसरा वो सन्नाटा मुझे बेचैन करने लगा। तो निमिषा के साथ घर वापस आ गया। लंच के बाद अपने कमरे में लेटा तो नजरें खुद ब खुद सामने की दीवार पर लगी उसकी फोटो पर चली गईं, जो शादी के पहले मैंने खींची थी। माँ के गले में बाहें डाले माँ के पीछे खड़ी जोर जोर से हंस रही थी वो किसी बात पर। याद करके पतली सी मुस्कुराहट तैर गई मेरे होठों पर। तन्हाई में अपने आप से बातें करता मेरा दिल इस फोटो गैलरी से टहलता हुआ निकल गया अतीत की उन सुनहरी यादों की टोकरियां खोलने, जो दिल के कोने में एक के ऊपर एक बड़े करीने से सहेज कर रखी हुई है मैंने। लगभग 35 बरस पीछे। माँ उन दिनों मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए गई हुई थी। बस से अक्सर माँ अकेले ही यात्रा करती थी। घर लौटते वक्त बस से उतरते ही माँ का पैर मुड़ गया था। वो गिर पड़ी। सबने सहारा देकर माँ को एक और बिठा दिया, लेकिन उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था।
चलना तो दूर, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अब उस जमाने में मोबाइल तो होते नहीं थे जो तुरंत घर पर खबर कर दी जाए। ऐसे में माँ को अस्पताल ले जाकर एक्सरे निकलवाना, प्लास्टर चढ़वाना और फिर उनको घर तक पहुंचाना, सारी जिम्मेदारी उठाई एक अनजान लड़की ने, जिसे माँ ने प्यार से गुड़िया गुड़िया कहकर मुझे सारा वृतांत सुनाया था। तो उसका नाम पूछना जो भूल गई थी। वो इतवार की सुबह थी। मैं माँ के साथ नाश्ता कर रहा था उनकी बेड पर बैठा। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, नमस्ते आंटी। मैंने चौंक कर देखा तो देखता ही रह गया। सांवला रंग, खूबसूरत सी चमकीली आंखें, लंबे घने बाल और आवाज इतनी दिलकश कि सीधे दिल में उतर जाए। अरे गुड़िया, मेरी बच्ची। माँ जैसे खुशी से चौंकी और दौड़कर लिपट गई वो माँ से। कैसे हो आंटी आप? सॉरी, मैं आपको फोन भी नहीं कर पाई। फोन नंबर ले जाना ही भूल गई थी। और फिर स्कूल जाना, रहने के लिए रूम ढूंढना। वो लगातार बोलती जा रही थी। तभी जैसे उसे ध्यान आया, ओह नमस्ते विनायक जी। नमस्ते। मैंने बिल्कुल उसी मुद्रा में हाथ जोड़ दिए जैसे उसने जोड़ रखे थे। वही तो बेटा, तेरा फोन नंबर, एड्रेस इस विद्या ने ना जाने कहाँ फेंक दिया दवाइयों के रैपर के साथ। कितना परेशान थे मैं और विनायक तुमसे बात करने के लिए। उसने मेरी ओर देखा तो झेप सा गया मैं। उसने भी नजरें झुका ली। तभी विद्याताई नाश्ता लेकर आ गई। हम तीनों वहीं बैठ गए। थैंक यू सो मच मिस सिद्धि। क्या? एक साथ निकला मेरी और माँ के मुंह से। फिर हम हंस पड़े। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं ना कहती थी ये इत्तेफाकी है। हाँ, सचमुच बेहद खूबसूरत इत्तेफाक। मैं धीरे से बुदबुदाया। कुछ ही दिनों में हमारे घर की सदस्य बन गई थी वो। माँ के, मेरे दिल के करीब, बहुत करीब। हम अक्सर वक्त साथ बिताने लगे थे। कभी घर, कभी वर्कशॉप। ऑफिस भी घुमाती थी माँ के साथ। फैब्रिक, कलर कॉम्बिनेशन, ड्रेस डिजाइनिंग की अच्छी जानकारी थी उसे। वो और माँ मिलकर अक्सर नए नए डिजाइन तैयार करवाती। पापा, चाय? निमिषा चाय की ट्रे लिए खड़ी थी और अमायरा भी गुनगुनाने लगी थी। अरे शाम हो गई, पता ही नहीं चला। वर्तमान में लौट आया मैं। शाम को फिर एक दो मिलने वाले आ गए थे। बच्चों के यहीं शिफ्ट हो जाने की बात सुनकर रिश्तेदार ताज्जुब जता रहे थे और दोस्त खुश हो गए थे। भाई विनायक, बड़े संस्कारी हैं तुम्हारे बच्चे। वरना आजकल बाहर अकेले गृहस्थी बसाने वाले बहू बेटा कहाँ माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं। वो देख लो, 3 लड़के हैं हमारे, सब अपने में मगन। कभी तीज त्योहार भी बुलाओ तो 10 बहाने पकड़ा देते हैं। नहीं शर्मा जी, मेरी बहू निमिषा तो अपनी नौकरी छोड़ के जिद करके मेरे पास रहने आ गई। सचमुच ऐसी लक्ष्मी हर घर में आए। बेशक ही मेरे मुंह से वही शब्द निकले जो माँ अक्सर सिद्धि के लिए बोला करती थी। आज खाना खाने का मन नहीं हुआ रात में। फिर निमिषा जबरदस्ती दूध का गिलास ले आई थी। देर रात तक बच्चे मेरे पास बैठे रहते हैं। फिर नींद का बहाना बनाकर उनको कमरे से भेजता हूँ। जाओ सो जाओ बेटा, नींद आ रही है मुझे भी। और हाँ, सुबह ऑफिस जाऊंगा मैं। चांद बादलों की ओट में जा छुपा और सिद्धि की आतें टोकरी से निकलकर खिड़की के रास्ते मेरे इर्द गिर्द फैल गईं। मुझे याद आ रहे थे वो दिन जब मैं उससे अपने दिल की बात कहने की बहुत कोशिश करता, लेकिन हर बार हिम्मत जवाबती जाती। आखिर मैंने माँ का सहारा लिया। माँ तो पहले से ही तैयार थी। उस दिन सिद्धि के मम्मी पापा हमारे घर आए हुए थे लंच पर। बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी का फोन आ गया। फोन सिद्धि ने उठाया था। हेलो। अच्छा अच्छा, 5 मिनट बाद फोन करूं? मैं मम्मी पापा से बात करके बताती हूँ। पापा, वो मयंक अभी मेरे रूम पर आकर बात करना चाहता है। फिर उसे वापस जाना है 7 बजे की ट्रेन से। वो अपने पापा को कुछ बता रही थी और मैं नहीं चाहता था कि वो अभी जाए यहाँ से। अंकल कुछ कहते हैं इससे पहले मैं ही बोल पड़ा। प्लीज अंकल, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है।
मिस्टर मयंक को यहीं बुला लीजिए, लंच हमारे साथ ही कर लेंगे। मैं किसी भी कीमत पर आज सिद्धि के दिल की बात जानना चाहता था, अपने दिल की बात कहना चाहता था। अगर आज चली गई तो फिर पता नहीं कितने दिन और लग जाएंगे। दोबारा फोन आया तो मैंने ही फोन उठाकर इनवाइट कर लिया मिस्टर मयंक को। आने वाले तूफान से बेखबर मैं कैसेट प्लेयर में गाना बजा रहा था। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, तभी वो मेरे करीब आकर डाइनिंग टेबल पर मैच बिछाते हुए बोली, बड़ी जल्दी रहती है ना आपको हर बात की? पूछेंगी नहीं कौन है मयंक? हाँ, आज तो मुझे सचमुच बहुत जल्दी है, कुछ कहना है मुझे तुमसे। क्या? आहिस्ता से बोली वो। अच्छा जी, पहले आप बता दीजिए कौन है मिस्टर मयंक? मैं बार बार टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज धीमी कर रहा था ताकि वो ध्यान दे। मेरा मंगेतर? क्या? मुझे लगा जैसे किसी ने बम फोड़ दिया मेरे कान के पास। क्या बोला तुमने? मंगेतर? हाँ, लेकिन तुमने पहले कभी तो नहीं बताया, तुमने पूछा ही नहीं। बड़ी लापरवाही से बोली वो। मैं भन्ना है वो अपने कमरे में घुस गया। मयंक आ गया था, अच्छा था देखने में, बैंक में जॉब थी, लेकिन मेरा मूड खराब हो चुका था। बड़े अनमने ढंग से मिला मैं उससे। लंच के बाद फिर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। माँ भी उदास हो गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था सिद्धि पर। क्या सचमुच से कोई एहसास नहीं है मेरी चाहत का, माँ के अरमानों का? और फिर ये खुद भी तो कितना खुश रहती है हम लोगों के साथ। मैं बहुत बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला तो सबके जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी ड्राइंग रूम से। फिर माँ की चहकती हुई आवाज सुनाई दी, हाँ, बधाई हो बहन जी। किस बात पर ये सब इतना खुश हैं? और माँ माँ कैसे खुश है? तेजी से लपका मैं ड्राइंग रूम की तरफ और उधर से आती सिद्धि से टकरा गया। हंसकर शर्माती वो मेरे कमरे में चली गई और मैं ड्राइंग रूम में। मयंक ने मुझे गले लगाकर बधाई दी। विनायक जी मुबारक हो आपको आपकी सिद्धि। क्या था ये सब? मैं वो चक्कर सा देख रहा था सबको। तभी मयंक बोला, दरअसल मैं प्यार करता हूँ दीप्ति से और उसी से शादी करना चाहता हूँ। पापा और अंकल ने बचपन में ही मेरी और सिद्धि की शादी तय कर दी थी। हम बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए हैं, लेकिन प्यार कर बैठा दीप्ति से। यही बताना चाह रहा था अंकल आंटी को। घर में बात करता तो पापा मेरी लठमार होली मना देते, इसलिए इन लोगों के पैर पकड़कर माफी मांगने यहाँ आया था। फिर धीरे से फुसफुसाया मेरे कान के पास, वैसे सिद्धि ने बताया था मुझे फोन करके कि उसका विनायक उसे मिल गया है। शायद शायद नहीं, कंफर्म मेरे दोस्त। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी जिंदगी मुझे मिल गई थी, मेरा प्यार, मेरी मंजिल। बहुत खुश थे हम लोग। अब भूलने लगा था उनका सैले दिनों का स्वाद, जो मैंने और माँ ने अभावों में बिताए थे। भरने लगे थे वो जख्म जो पापा के जानने के बाद रिश्तेदारों और अपना कहने वालों ने दिए थे। शादी के बाद सिद्धि ने घर, बिजनेस सब कुछ संभाला मेरे साथ, माँ के साथ। बच्चे बड़े हो रहे थे, बिजनेस भी काफी बढ़ गया था। बेटी आयुषी की शादी के बाद माँ हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। परिवार के नाम पे बचपन से सिर्फ माँ को पाया था मैंने। ये बिजनेस भी माँ ने ही शुरू किया था। टूट कर बिखर जाता मैं, लेकिन सिद्धि ने संभाला मुझे। और फिर अचानक उम्र के इस मोड़ पर सिद्धि ने भी साथ छोड़ दिया। चंद पलों की भी मोहलत नहीं दी वक्त ने। उसके दिल की धड़कनों को दबे पांव मौत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और कोई कुछ नहीं कर सका। नहीं लड़ पाया मैं उसकी ओर आती मौत से, बस छटपटा कर रह गया। मैं कैसे जीना सीखूं तुम्हारे बिना? बोलो सिद्धि। मैं बड़बड़ा रहा था। निमिषा कमरे का दरवाजा नॉक कर रही थी। पापा, वॉक पर चलिए मेरे साथ, आपका नींबू पानी डाइनिंग टेबल पर रखा है। हाँ बेटा, आता हूँ। पर्दों से छनकर आता भोर का धुंधल का और चिड़ियों की आवाजें जैसे जीवन को आगे ले जाना सिखा रही हैं। और ट्रैक सूट में वॉक पर साथ चलने को तैयार निमिषा, मेरी बहू।
मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ी है। यकीनन जिंदगी खूबसूरत इत्तेफाक है। एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, अपनों के साथ जुड़े रहना।